किसका माइक ऑन है भाई, बंद कर लीजिए। स्टार्ट करेंगे क्लास। और आज की जो क्लास है वो EMRS एग्जाम जो आपका 24 को होना है, ठीक है, उसके लिए कुछ स्पेसिफिक बातें आपको बताऊंगा मैं। क्या चीजें आपको ध्यान करनी है, सबसे पहला आपने ये करना है कि आपका जो सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन पेपर होगा तो आपका जो कमांड है वो इस सब्जेक्ट पे ज्यादा है, मतलब फिजिकल एजुकेशन पे ज्यादा है और इससे क्वेश्चंस भी ज्यादा आते हैं। आपने पुराने पेपर्स में देखा होगा, जैसे केवीएस में, नवोदय में और DSSB ने किसी ने दिया होगा, तो वो लोग क्या करते थे कि पहले ही आप लगते थे मैथ्स करने, पहले ही आप लगते थे रीजनिंग करने, और पहले ही, और लास्ट में पता चलता क्या था कि आप का जो टाइम है वो टाइम आपने सही से नहीं दिया, इन सेक्शन ने आपका टाइम ज्यादा ले लिया, जिसकी वजह से फिजिकल एजुकेशन के कई सारे क्वेश्चंस आपके छूट जाते थे। तो यहाँ पर ये दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका पेपर ऑफलाइन है, पेन पेपर कॉपी पे पेपर होगा। तो आप सबसे पहले फिजिकल एजुकेशन के क्वेश्चंस जो 80 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, 80 क्वेश्चंस होंगे, इनको सॉल्व करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने का मैंने तरीका भी बताया हुआ है, उसमें आपके 3 से 4 प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं। जब भी आप क्वेश्चंस करिएगा, निगेटिव एक क्वेश्चन स्टेटमेंट होता है जिसमें कहता है कौन सा नहीं है, नॉट। तो ऐसा पढ़ने के तुरंत बाद उस वहां पर या तो पेन से ऐसे कर दिया करिए, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, चाहे आप हिंदी में पढ़िए चाहे अंग्रेजी पढ़िए, आपको जिसमें कंफर्टेबल आप होते हैं, आप सबसे पहले नॉट वाला जो ऐसे क्वेश्चन में दिया जाता है कि कौन सा इसमें से नहीं है, तो उस पर आप ऐसे गोरा मतलब ऐसे गोला कर देंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर एक मिस्टेक हम लोग कर जाते हैं, ऊपर नॉट को क्योंकि झटके में पढ़ते हैं और क्योंकि बहुत ज्यादा घबराए रहते हैं, हड़बड़ाए रहते हैं, टाइम का बहुत ज्यादा दिक्कत रहता है, तो इस तरह की चीजें जो है वो नेचुरल होती है सभी के साथ, इसका बड़ा ध्यान देंगे। दूसरा है, एक क्वेश्चन जो आपका जैसे आएगा, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी, डी और ई, जो लेगा चूज द करेक्ट ऑप्शन या चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, और ये तो स्टेटमेंट दे दिया, और यहां पर आपको देगा ए ऑप्शन में देगा कि ए बी एंड सी सही है या फिर डी ए एंड बी सही है, इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए मैंने आपको ट्रिक्स बताया हुआ है कि इनको कैसे किया जाता है, क्या चीजें एम बनाकर इनको किया जाता है। ठीक है, दूसरा मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस भी आएंगे, ठीक है, उसको भी आप देख लीजिएगा, ये जरूर है। स्टैटिक फॉर्म के भी क्वेश्चंस आएंगे, है ना। अब कौन सा कितना आएगा ये आपको मैं बता नहीं सकता हूं, बट क्वेश्चन को करते वक्त जो ट्रिक्स है, जो बातें हैं, उनको ध्यान दीजिएगा आप। तो सबसे पहले हमें किसका करना है, फिजिकल एजुकेशन के क्वेश्चंस को करने हैं। ठीक, कैसे करने हैं इसका भी तरीका सीख लीजिए। ये बता दिया कि इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आपको मिलेगा। अब इस फॉर्मेट में जब आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आपको अपने हिसाब से, ठीक है, करना है। सबसे पहले आप ये कर सकते हैं, या तो सबसे पीछे वाले क्वेश्चन से करिए, जैसे आपके 120 क्वेश्चन तो ये हो जाएंगे, यानी कि अब आपका 121 क्वेश्चन नंबर 121 से स्टार्ट होगा फिजिकल का। ठीक है, नहीं 121 स्टार्ट नहीं होगा, ये आपका लगभग जाएगा 80, 81 से स्टार्ट होगा फिजिकल का, 71 से। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, 71 से स्टार्ट हो जाएगा फिजिकल का, तो 71 से 150 तक, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि पीछे से जा सकते हैं, एक बार पीछे से पढ़ना शुरू करिए और 152 लेकर 170 तक जाइए, 71 तक जाइए, और इसके बाद दोबारा ही उसी में आपको जाना है। तो टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखिएगा। आप नॉर्मल घड़ी पहन के जा सकते होंगे, हालांकि मैंने इंस्ट्रक्शंस पढ़ा नहीं है, नॉर्मल घड़ी आप पहन के जा सकते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट आप करना सीखिए थोड़ा सा एग्जाम में, लेकिन बहुत घबराना नहीं है। ठीक है, ये आपका सेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए, आप अगर इसमें गलती कर देंगे तो आगे आपको दिक्कत हो सकती है। सबसे पहले आपने इसे करना है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा आपका आसान है, जो दूसरा आपका आसान तरीका है, दूसरा क्या है आसान, दूसरा आपका लैंग्वेज सेक्शन आप कर सकते हैं। ठीक है, लैंग्वेज सेक्शन में आपका मैंने बताया 10-10 नंबर के 3 लैंग्वेज सेक्शन आएंगे।
ठीक है, तीनों में अलग अलग। अभी कोई ऐसा नहीं सोचेगा कि हमें, अभी कोई ऐसा मुझसे नहीं बताएगा कि ऐसा नहीं है कि तीनों मिलाकर हमें 12 क्वेश्चन करने हैं, 12 मार्क्स लाने हैं। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ था 40% मार्क्स ऑन ईच, प्रत्येक में आपको लाने हैं। ठीक है, ईच में मतलब सभी में 4-4 नंबर मिनिमम होने चाहिए आपके, तभी आप क्वालिफाई हो जाएंगे। इस लैंग्वेज सेक्शन के बाद आप जिसमें कंफर्ट होते हैं या आपको लगता है कि जो सेक्शन आपका बहुत अच्छा है, उस सेक्शन पर आप पहले फोकस करिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम करते हुए जाएंगे। देखिए इसका जो क्रम बनेगा, कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा कि पहले आपको जो आता है, जो आप इजी टू डिफिकल्ट की तरफ जाइएगा। ठीक है, इजी टू डिफिकल्ट की तरफ आप जाइएगा। पहले ही आप डिफिकल्ट करेंगे, जो आपने अच्छे से तैयारी नहीं की है और जो अच्छे से नहीं किया है, वहां आप फंस जाएंगे। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको। अक्सर गलतियां हो जाती हैं, तो यहां मैं बता रहा था कि आप पहले एक बार 150 से आप जाइएगा, 149 करिए, फिर 148 करिए, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, आप कंफ्यूज हो रहे हो, पहले एक बार फट से रिवीजन कर लीजिएगा। तो वहां पे ऐसे मार्क लगा दीजिए क्वेश्चन नंबर पे। ठीक है, और जो आप कर ले रहे हो वहां पर आप अच्छे से टिक लगाया करिए। कुछ लोग खाली बिंदी लगा देते हैं, ऑप्शन ए के सामने ऐसे बिंदी लगा देंगे। और ऐसे लोग क्या होता है, जब ओएमआर भरने के लिए आता है तो क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, और ए की जगह बी मार, जैसे यहाँ पे अगर एक लाइन में दे दिया है तो ए की जगह बी हो जाता है, या सी हो जाता है, या डी हो जाता है, मतलब गलती कर देते हैं ओएमआर भरते वक्त। यहाँ पर उन्होंने सही लगाया था, लेकिन ओएमआर भरते वक्त आपने गलती कर दिया है। ठीक है, तो इस बात को भी आप बहुत ही अच्छे से देखिएगा। माइनस मार्किंग भी है, तो ज्यादातर क्वेश्चन को चैलेंज नहीं करना है आप को। अब मैं ये बता दूं कि कौन से क्वेश्चन को करना चाहिए, कौन से क्वेश्चन को नहीं करना चाहिए। ठीक है, देखिए आपका माइनस मार्किंग 0.25 है। अब जैसे हिंदी में आप देखिए, अब आप ये देखिए कि मान लीजिए कि आपका कुछ लोगों को दिक्कत हो रही थी इंग्लिश में। अब आप ये बताइए कि इंग्लिश में आप 10 क्वेश्चन अगर गलत करते हो, टोटल मार्क्स कितना मिलेगा, पहले तो ये बताइए। 10 क्वेश्चन के 10 मार्क्स मिलेंगे, एक सही होने पर 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, आप क्या करते थे, अगर आपके मतलब 10 गलत हो जाएंगे तो कितना माइनस जाएगा आपका, 2। 2.5 नंबर। 0.25 है ना, टोटल 2.5 मार्क्स आपके जाएंगे ना। जी सर। हाँ, तो इंग्लिश वाले सेक्शन में आपको घबराना नहीं है, बेधड़क मारिएगा। होगा, अगर आपने तैयारी की है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं की है, क्योंकि आपको 4 मार्क्स मिनिमम लाने हैं, तो आप इसमें मार सकते हैं। अगर आपका मान लीजिए 10 में से 4 बैठ गया सही सही, या 5 बैठ गया सही सही, या 2-3 भी आप जो अपने से आता उसको आप सही कर लिए, बाकी आपने तुक्के में 2-3 सही कर दिए, तो आप यहाँ पर क्वालिफाई हो जाएंगे, इसमें डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, इस बात पे आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैं जानता हूँ कि बोलना आसान है, बट वहां पे करना और इसको समझना बड़ा मुश्किल होता है। तो देखिए, होना तो ऐसे भी नहीं है और वैसे भी नहीं है, तो अगर आप, क्योंकि अगर आप क्वालिफाई नहीं करोगे तो वैसे ही आपका नहीं होगा, तो वहां पर रिस्क आप ले सकते हैं। हाँ, अगर आप, मैं बता दूं आपको कि फिजिकल एजुकेशन के जो 80 क्वेश्चंस है, इनमें कम से कम आपको 65 क्वेश्चंस करने हैं सही। अगर आपको लगता है कि आपको 65 क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तो फिर आपके जो 15 क्वेश्चन है अभी बचे हुए, या 15 क्वेश्चन में जो आपको डाउट हो रहे थे, वहां पे आप रिस्क ले सकते हैं। कम से कम 65 क्वेश्चन तो आप एकदम आपको सही करने हैं। बात समझ में आ रही मेरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि माइनस मार्किंग होता है तो कुछ लोग ये गलतियां करते हैं। मैंने भी ये गलती की है, जब मैंने पहली बार माइनस मार्किंग वाला पेपर दिया था फिजिकल एजुकेशन में, तो वहां पर मैं आता हुआ क्वेश्चन भी गलत नहीं कर रहा था, मतलब टच ही नहीं कर रहा था, सिर्फ डर की वजह से कि माइनस कहीं माइनस ना हो जाए। तो इस तरह का अगर डर आप मत निकालिए, मतलब मत रखिएगा मन में, बेधड़क आप करिए। अगर आप रिस्क ले सकते हैं, और आपको अगर 2 क्वेश्चन में डाउट हो रहा है, सॉरी 2 ऑप्शन में डाउट हो रहा है, ये और ये, या जो भी है, तो आप रिस्क लीजिए। ठीक है,
आप रिस्क लीजिएगा, ऐसा घबराने वाली बात नहीं। अगर आपको ऐसा लगे कि मेरा 65 सही बन रहा है तो फिर मैं रिस्क लेने के लिए मना करूंगा। अगर इससे नीचे बन रहा है तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा और 0.25 मार्क्स से कुर्बानी देनी पड़ेगी क्वेश्चन से। तो बहुत दिक्कत नहीं है। अगर आपके ये 15 गलत भी मान लीजिए हो जाएंगे, आपने 15 लिए और ये 15 क्वेश्चन आपके गलत हो गए, जस्ट एग्जाम्पल, तो कितना हो गया आपका? कितना हो गया भाई? 2.5 ये हो गया। कुल आपके कितने नंबर जाएंगे? 3.75 यही तो जाएगा माइनस। यस सर। अब ऐसा तो है नहीं कि पूरा 15 ही 15 आप गलत करके चले आओगे। इसमें से अगर 3 भी सही हो गए, मैं सबसे मिनिमम लेके चल रहा हूं, इसमें से अगर 15 में से अगर हम देखेंगे 30% भी अगर आपका सही हो गया, क्योंकि आप अक्सर देखे होंगे कि 10 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन तो सही से निशान लग ही जाता होगा, है ना? तो आप ये बताइए कि आपने अगर 15 में से 30% क्वेश्चन भी सही कर लिए, यानी तो आपको 5 नंबर मिल गया। ठीक है, 5 मार्क्स तो आपको मिल गए 3 सही करने के। बाकी आपने 10 गलत कर दिया था, तो 10 गलत करने पर 2.5 मार्क्स आपके कट गए। अब आपको कितना बचा? 2.5 मार्क्स तो आपका प्लस हुआ कि नहीं हुआ? ये कैलकुलेशन समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? मैं ऐसे ही बोल रहा हूं। यस सर। सभी को समझ में आ रहा है ये कैलकुलेशन? जी, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ लोग क्या कहते हैं, सर मैनेज मार्किंग था इसलिए हमने क्वेश्चन पर रिस्क नहीं लिया, हमने छोड़ दिया। नहीं, छोड़ना नहीं है। बहुत ऐसा डिफिकल्ट ऐसा सिचुएशन हो कि एकदम आप वहां से परे हैं, लेकिन आप ये भी देखिएगा कि 65 के नीचे फिजिकल में जा रहा है तो आपको अटेम्प्ट करिएगा, कोई बात नहीं है। 0.25 मार्क हो रहा है, हल्का फुल्का देखिए रिस्क लेना पड़ेगा आपको। अगर नहीं लेंगे तो फिर दिक्कत, फिर मेरिट में भी तो नहीं रह सकते हैं। अगर आप ये सोचिए कि 80 में से 40 क्वेश्चन आप सही करके मेरिट में आ जाएं, तो ये पॉसिबल नहीं है। आजकल फाइट बहुत ज्यादा है। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा। छोटी छोटी बातें हैं, समझना है। ऑप्शन को, एरर को छांटना है कि क्या नहीं हो सकता है। सबसे पहले जब आप क्वेश्चन पढ़िएगा तो देखिएगा कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता है। जो सबसे आपको गलत लगता है, पहले उस ऑप्शन को काटा करिए इस तरह से। ठीक, फिर 3 का बनाइए रेशियो, फिर 1 काटिए, जो सबसे बेस्ट लगेगा। कभी कभी आपको लगेगा कि दोनों बेस्ट है, तो दोनों बेस्ट है, तो दोनों में से सर्वश्रेष्ठ बेस्ट कौन है? जैसे होता है ना, एक हम लोग कहावत कहते हैं कि एक तो सब चारों ऑप्शन शेर है, और ये बात जान लीजिए कि ये हमारा आपको चारों ऑप्शन ऐसा देगा, क्योंकि सीबीएसई पेपर कराएगा तो क्वेश्चंस के आंसर आपको एक जैसे लगेंगे। तो शेर के ऊपर क्या होता है? सवा शेर, सुना है ना नाम? तो यही बताना है कि आपके चारों तो ऑप्शन शेर है, लेकिन आपको क्या जानना है? सवा शेर, 1.5 शेर, 2.5 शेर। तो ये शेर के ऊपर भी आपको ऊपर बढ़ना है। समझ में आ रही बात? तो ये चीजें आप समझिएगा अच्छे से और करिएगा। सबसे बड़ी बात है कि मेंटली बहुत ज्यादा आपको भागना नहीं है, बहुत जल्दी जल्दी नहीं करना दिमाग से। कुछ लोग क्या करते हैं कि बहुत जल्दी जल्दी करने के चक्कर में रहते हैं, हड़बड़ाते हैं। ठीक है, हड़बड़ाना नहीं है। एक क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़िए जरूर, और 2 बार पढ़ने का तरीका भी हमने बताया था कि आप स्टार्ट कर सकते हैं 150 से 71 तक, और फिर जब 71 पे आ जाए तो फिर एक बार रिवीजन कर लीजिए यहाँ कि आपने जो लगाया है वो सही है तो नहीं है, सही है कि नहीं। इस तरह से आपने देख लिया। अब जिस क्वेश्चन, मान लीजिए 15 क्वेश्चन पर आपने ऐसे लगाया था निशान, ये क्वेश्चन हमको नहीं आ रहा था, उसमें आपको डाउट है, उन क्वेश्चंस को इत्मीनान से कायदे से पढ़कर उनके ऑप्शन को छांटना शुरू करिए, इस तरह से काटना शुरू करिए, एरर को डिटेक्ट करिए कि कौन सा बिल्कुल नहीं हो सकता। सबसे पहले तो ये आपको नजर लगाना है वो क्वेश्चन पढ़ने के बाद। ठीक है, सर टाइमिंग तो सर बहुत कम रहेगा ना सर? कहाँ टाइमिंग कम रहेगा? मैं आपको 150 मिनट्स करवा दूं? 180 क्वेश्चन है। 180 क्वेश्चन कहाँ 1 रहेगा? मिनट मतलब 180 मिनट है सर क्वेश्चन। 180 मिनट है सर, 180 क्वेश्चन है सर। 150 क्वेश्चन है भाई।
150 क्वेश्चन 150 180 मिनट है। अब आप देखिए, ध्यान समझिएगा। सर रीजनिंग भी है ना सर, रीजनिंग में सर टाइम तो जाता ही है। तो वो तो होगा ना, अब बात तो सुनिए ना, पूरी बात सुनिएगा ध्यान से। ठीक है, आपको अभी अभी मैं टाइमिंग करवाता हूँ। ठीक है, आपको लग रहा है कि आपकी टाइमिंग कम है, टाइमिंग कम नहीं है, टाइमिंग सही जा रही है। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जैसे आपने क्या किया, सबसे पहले आप करेंगे फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन में आपको करने हैं कितने, 80 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, 80 क्वेश्चंस करने के लिए जैसे आपको मैंने बताया कि 150 से शुरू करो, 71 तक जाओ। तो अधिक से अधिक आप, और इसमें मैंने तुरंत बोला ना कि अगर तुरंत आपको कोई बीच में मिलता है क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, तो तुरंत वहां पे ड्रॉप करके आगे बढ़ना है आपको। तो ये आपने एक बार 80 क्वेश्चन को किया फटाफट, अगर आप थोड़ा सा तेज करेंगे तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको बहुत जल्दी हो जाएगा, 1 मिनट का समय आप नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये बताइए कि 150 71 करते वक्त आप कितना टाइम लेंगे? एक क्वेश्चन में आपको मैं कितना दे दूं? कुछ सर ऐसे भी 20 क्वेश्चन से होंगे। 20 20 से 30 सेकंड इनफ है फिजिकल एजुकेशन क्वेश्चन अगर आता हो तो। हाँ, आता हो तो वही बोल रहे हैं, 20 सेकंड बहुत होता है। और ठीक सर है, ऑफलाइन सर में तो बहुत स्टेटमेंट टाइम अगर मिलता क्वेश्चन है। होगा तो 1 मिनट से सर ज्यादा लग जाता है लगभग, अगर स्टेटमेंट क्वेश्चन है हाँ तो। स्टेटमेंट आएगा वहां 1 मिनट लगता है। ठीक है, तो तो सारे तो अगर स्टेटमेंट आएंगे सिंगल नहीं ना, क्वेश्चन है तब तो लगभग ठीक है। सारे स्टेटमेंट आएंगे नहीं। ठीक है, सारे स्टेटमेंट तो नहीं आएगा, तो कुछ क्वेश्चन बढ़ेगा। मैं 80 मिनट्स दे रहा हूं 80 क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, बाकी आपको 100 मिनट्स और बचे आपके पास, तो उसमें आपको बाकी करने हैं। 100 मिनट्स में आपको क्या करना है, 10 क्वेश्चन हिंदी का हो जाएगा, 10 क्वेश्चन इंग्लिश का हो जाएगा, 10 क्वेश्चन आपका रीजनल लैंग्वेज का हो जाएगा। हिंदी वाले में आपको टाइम नहीं लगेगा ज्यादा करने में, क्योंकि कुछ चीजें अगर आपने तैयारी की होंगी दिक्कत नहीं होगी। ठीक, फिर 10 क्वेश्चन आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से हो जाएगा, फिर 10 क्वेश्चन आपका कंप्यूटर आईसीटी से हो जाएगा। ठीक है, यही तो रहेगा। 10 क्वेश्चन हमारा रीजनिंग एबिलिटी से रहेगा, और 10 क्वेश्चन हमारा जीके जीएस से रहेगा। यही है ना पैटर्न? यस सर। तो 70 ये हो गया, और 80 हमारा फिजिकल हो गया। तो 80, अब आप बताइए 70 क्वेश्चन करने में आपको 100 मिनट का टाइम मिल रहा है। इस 100 में भी आप अभी 10 मिनट निकाल दीजिए, 10 मिनट आप ओएमआर भरेंगे। बाकी और भी काम रहते हैं, साइन करवाते हैं, और एग्जाम टाइम में कुछ और भी जो उनका होगा वो करवाएंगे। तो 90 मिनट्स में आपको करने हैं। अब इसमें भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपका पूरा 1 मिनट का समय नहीं लेंगे, तो आप इनको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, बस यही है कि मैनेजमेंट आना चाहिए आपको, कि हमको ये वाला सेक्शन अगर हम कर रहे हैं तो मेरा इतने सेकंड में कंप्लीट होना चाहिए। नहीं तो अगर आप उसको नहीं करेंगे, उस सेक्शन को कंप्लीट नहीं करेंगे, थोड़ा सा वहां पे आपको स्पीडनेस दिखानी होगी, तो फिर आपका अगला वाला सेक्शन ना प्रभावित हो जाएगा। हो सकता है कि उस सेक्शन में ऐसे क्वेश्चन दिए हों जो आपने पढ़े हो और आपको सारे क्वेश्चन आते हों, बट टाइम की वजह से, टाइम की कमी की वजह से आपने उस सेक्शन को अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए। तो ऐसा नहीं करना है, सारा क्वेश्चन पढ़ना है, जितना क्वेश्चन आएगा 150, आपका नजर सब पे होना चाहिए, आपने एक बार सबको पढ़ा होना चाहिए। कभी भी किस्मत से टकरा सकता है, एक तरीके से बात मानिएगा। ठीक है, तो चलिए ये रही छोटी सी बात, आपको ये चीज समझना है और कैसे हमको प्रिपरेशन करना है मैं लगभग बता दिया है। गलती नहीं करना है, एक बात याद रखिएगा, इत्मीनान से हड़बड़ाना नहीं है। बहुत तेजी, आपका जो हार्ट बीट होगा बहुत तेजी से भागेगा, आपसे गलती करवाएगा आपका ब्रेन। ठीक है, थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा अपने ऊपर, अपने इमोशंस पर, अपनी भावनाओं पे, वहां कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है थोड़ा सा। ठीक है, चलते हैं अब हम लोग आगे, और आज का हम लोग कुछ सेशन देख लेते हैं जो हमारा पेपर है। किसी को और कुछ पूछना है इसमें? किसी को और कुछ पूछना है?
नहीं सर, पेपर करेंगे। चलिए एक बार पेपर करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले पूछा है कि which two natural hazards are associated with rainfall, मतलब कि वर्षा से जुड़ी हुई इसमें से कौन सी दो प्राकृतिक आपदाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इन्वायरमेंट से भी क्वेश्चन आएगा आपके, उसमें दिया हुआ है इन्वायरमेंट से क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे which of the following objective of health education was not suggested by Ruth E. Groot, रूथ ई ग्रूट के द्वारा कौन सा इसमें से सजेस्ट नहीं किया गया है हेल्थ एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ हेल्थ फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ रिस्पेक्ट इकोनॉमी इफिशियंसी, ठीक है। इकोनॉमी का हेल्थ से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। ट्राइंग टू स्टॉप द रिलीज ऑफ टॉक्सिक्स, आप चाहते हैं कि हवा में, देखिए ये सारा इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है। आपने को मैंने सिलेबस दिखाया था, उस सिलेबस में पॉल्यूशन और इन्वायरमेंट सेफ्टी ये सब वाले क्वेश्चन मतलब टॉपिक्स थे ना, तो वहां से क्वेश्चंस हैं सारे। ट्राइंग टू स्टॉप द रिलीज ऑफ टॉक्सिक्स, आप चाहते हैं कि जो टॉक्सिक मतलब जो गंदे गैस होते हैं या खराब गैस होते हैं उनको रोकना इनटू द एयर बाय टेकिंग मेजर्स लाइक प्रोवाइडिंग इनक्लोजर वेंटिलेशन एंड एयर क्लीनिंग इज नोन एज, वायु में टॉक्सिक सब्सटेंसेस को छोड़ने से रोकने के लिए उपाय अपनाए जाते हैं, जैसे इनक्लाउजर प्रदान करना, रोशनदान लगाना तथा हवा को अशुद्ध करना आदि किसके रूप में जाना जाता है। कंटेनमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डाइल्यूशन एंड लेजिस्लेशन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, कंटेनमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखना है। हु सेड that noise is a distractor and therefore interferes with efficiency, यह किसने कहा है कि शोर बाधक है इसलिए निपुणता में से हस्तक्षेप करता है। जय पाल। ब्लूम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हैरल है, जे टिफन है, ब्लूम है, जेई पार्क है। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ब्लूम। ब्लूम ने कहा है ये वाला, विच डिजीज इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड मैमल्स टू मैन, तो ये आपका रेबीज है, मतलब मैमल से क्या हो जाता है मैन में जाता है। कौन सा इन्फेक्टेड ट्रांसमिटेड है जो कि जानवरों से इंसानों में फैलता है, तो रेबीज, ठीक है। नेक्स्ट है एडॉप्टेशन टू ट्रेनिंग लोड एट हाई एल्टीट्यूड इज नोन एज, तो दैट इज एक्लीमेटाइजेशन, ठीक है। Which of the following is to considered a component of school health education program? Health training, health instructions, health services, health supervision। पूछ रहा है निम्न में से कौन सा स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम का भाग नहीं माना जाता। देखिए इंग्लिश में यहाँ पे नहीं दिया था कहीं, नॉट, हिंदी में नॉट दिया, तभी तो मैं कह रहा हूं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, हेल्थ ट्रेनिंग। तो नायडू ट्रॉफी किस संबंधित होता है। अब देखिए दो प्रकार के नायडू ट्रॉफी होते हैं, अगर पूरा नाम दिया होता सी के नायडू क्रिकेट से, तो क्रिकेट हो जाता, यहाँ पर सिर्फ नायडू पूछा है, चेस से, तो ये चेस से आपका संबंधित होगा, ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। अमृत दीवान कब, बैडमिंटन से होता है, सही है, सही है जी सर। एक मिनट। नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, शॉर्टनिंग ऑफ द मसल्स ऑकर्स ड्यूरिंग विच टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, किस प्रकार के खिंचाव में मांसपेशी की लंबाई कम हो जाती है। तो किसमें होती है कम हो जाना, कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक, कंसेंट्रिक,
ठीक है। नेक्स्ट पूछ रहा है अ डिजीज दैट स्प्रेड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर थ्रू बॉडी कांटेक्ट और इंटरपर्सनल कांटेक्ट विद द पर्सनल इफेक्ट इज नोन एज, तो वो कौन सी बीमारी है जो कि शरीर के स्पर्श अथवा आपसी व्यक्तिगत संबंधों के कारण एक जीव से दूसरे प्राणी के अंदर फैलता है? छूत ठीक की है, बीमारी, कॉन्टिजिनियस डिजीज। कॉन्टिजेनियस डिजीज। नेक्स्ट हमारा है ड्यूरेशन ऑफ द मीजोसाइकिल इज, अब ये कम्युनिकेबल क्यों नहीं होगा यहाँ पे? ए होगा सर। नहीं होगा। नहीं है सर इसका। कम्युनिकेबल क्यों नहीं होगा? सुनिए ध्यान से, कम्युनिकेबल छूना में सही होता है। हाँ स्पर्श की इनडायरेक्ट बात और कर डायरेक्ट रहे दोनों हो सकता है। कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब क्या है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किसी भी प्रकार से हो सकता है, लेकिन यहाँ पर इसने स्पेशली बोला है कि कांटेक्ट बॉडी कांटेक्ट के द्वारा फैलेगा और इंटरपर्सनल कांटेक्ट के द्वारा फैलेगा, तो कॉन्टिजीनियस है। ठीक है। नेक्स्ट हम बताएंगे ड्यूरेशन ऑफ द मीजोसाइकिल इज, तो मीजोसाइकिल का क्या होता है? 4 to 6 weeks। सकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है फिजिकल एजुकेशन इज दैट फील्ड ऑफ एजुकेशन विच डील्स विद द मसल्स एक्टिविटीज एंड देयर रिलेटेड रिस्पॉन्सेज, किसने कही है ये बात? जेबीनेस। जेबीनेस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट शुड बी द इंटेंसिटी फॉर इंप्रूविंग एक्सेलरेशन एबिलिटी। अगर हमको एक्सेलरेशन किस में आता है? स्पीड में आता है, तो इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए? ए 100% से दौड़ेंगे तभी तो, मतलब 90 to 100 होना चाहिए था यहाँ सही, क्योंकि एक्सेलरेशन एबिलिटी आप करते हैं कितने सेकंड की प्रैक्टिस होती है एक्सेलरेशन एबिलिटी में, बताओ? इसमें कैसे करते एक्सेलरेशन एबिलिटी की? अगर ट्रेनिंग करना हो तो कैसे करेंगे? देखिए करते क्या, इसमें छोटा डिस्टेंस लेते हैं, कितना? सिर्फ 40 से 60 मीटर का बस, और कहते हैं कि बस बेटा आप मीटर खाली, और इसी में कहते हैं कि आप अपनी जो स्पीड होती है, आपकी जो स्पीड है कम, मतलब आपको इतने ही डिस्टेंस में अपनी फुल स्पीड को गेन करना है, फुल स्पीड अपनी प्राप्त करनी है, अपनी 100% स्पीड आपको प्राप्त करना है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्राइमरी ग्रुप्स आर दोज ग्रुप्स इन विच मेंबर्स लिव या लाइव इन फेस टू फेस रिलेशनशिप विथ वन अनदर इज डिफाइंड बाय, तो किसने बोला कि प्राइमरी समूह वो होता है जिसमें सभी सदस्य एक दूसरे के आमने सामने रहते हैं, तो यह बात किसने बोली है? सीएच कूले। तो सीएच कूली ने बोला है। नेक्स्ट है विच फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग मेथड ट्रिक्स द रिसेप्टर्स ऑर्गन इन द मसल्स एंड जॉइंट्स। देखिए जब भी रिसेप्टर्स आएगा तो वही आपका पीएनएफ मेथड हो जाएगा। कैसे हो जाएगा समझिएगा ध्यान से। न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन होता है, तो जो आपकी ये ज्वाइंट्स होती है ना, इनके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो उसी को कहते हैं प्रोपीरियो रिसेप्टर्स। ठीक है, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, आसानी से आपका क्या निकल आएगा? ऑप्शन नंबर सी निकल आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेनिंग मेथड वर्क ऑन द नेचुरल रिदम ऑफ वर्क एंड रेस्ट। तो वर्क और रेस्ट पे कौन काम करता है? इंटरवल ट्रेनिंग। कहीं कहीं इंटरवल में इंटरनल लिखा होता है, तो वो गलत नहीं है, स्पेलिंग का भी हो सकता है कुछ। ठीक है जी सर। नेक्स्ट हम बात करेंगे इन विच ईयर भारत अवार्ड वाज कन्फर्ड टू सचिन तेंदुलकर। 2014। तो यहाँ पर आप एक बार ध्यान दीजिएगा कि आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन मिलेगा वो आपके 2022 से क्वेश्चंस होंगे। फिट इंडिया के क्वेश्चंस आप पढ़िएगा, है ना, बार बार बता रहा हूं मैं। एनईपी के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, एकदम पढ़ लीजिएगा इसको बहुत अच्छे तरीके से। फिट इंडिया, एनईपी, फिट इंडिया के जितने संस्करण हुए हैं, फिट इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, फिट इंडिया का जो यूथ गेम्स होता है उसका अलग है, किसमें कौन सा मैस्कॉट है, कौन सी जो स्टेट है सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल प्राप्त की थी, है ना। इस तरह से क्वेश्चन जरूर आएगा, इस बात को तो मान लीजिए।
फिट इंडिया का एम क्या होता है, अभी मतलब ये जो किया जा रहा है उसमें क्या है, इसमें जो खिलाड़ियों को स्कॉलरशिप मिलता है तो कितने खिलाड़ियों को कितना मिलता है, कितने पैसे मिलते हैं स्कॉलरशिप के थ्रू, ठीक है। तो इन सब बातों को बड़ा ध्यान से पढ़िएगा और बहुत अच्छे से दिमाग में रखिएगा। एनईपी में जो नए नए एजुकेशन चीजें जोड़ी गई हैं, जैसे क्रेडिट सिस्टम जोड़ा गया, क्रेडिट। अब आप कोर्स करेंगे 6 महीने का, मतलब सेमेस्टर करेंगे, तो वहां पे आपको मार्क्स नहीं, क्रेडिट्स मिलेगा, ठीक है। तो क्रेडिट मिलेगा, आपके कितने क्रेडिट्स हुए हैं तो उस हिसाब से उसमें सिस्टम है। इसके बाद जो दिव्यांग बच्चे हैं, यानी कि जो एडॉप्टिव बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चे होते हैं, उनको उनके लिए एजुकेशन का क्या नाम दिया गया है, उनका भी नाम वहाँ चेंज, एजुकेशन पॉलिसी का नाम चेंज है उनके लिए। तो ये सब बातें बड़ा ध्यान से, एक नया सब्जेक्ट जोड़, इंक्लूजन ऑफ इंक्लूसिव भी जोड़ा गया, इंक्लूजन जो होता है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन, ठीक है। तो इन सब पे बड़ा ध्यान देना है, बहुत अच्छे से यानी डीप में पढ़ना है, याद रखिएगा बस। Who was confirmed with Adidas Golden Ball in 2014 वर्ल्ड कप ऑफ फुटबॉल। तो यहाँ पर आपका फीफा 2022 वाला याद रखिएगा। तो किसको मिला था गोल्डन बॉल? 22 में भी मिला था, 14 में भी लियोनेल मेसी को मिला था। हाँ, लियोनेल मेसी, यहाँ बैनोल मेसी लिखा हुआ, गलत है। नेक्स्ट है एन एक्सरसाइज डाइट प्रोसीजर दैट एलिवेट्स मसल्स ग्लाइकोजन स्टोर टू कंसंट्रेट 2 to 3 times नॉर्मल टर्म एज, यानी सामान्यतः 2 से 3 गुणा सांद्रता बढ़ाने के लिए आहार प्रणाली को तैयार करने जो मांसपेशी ग्लाइकोजन के एकत्रीकरण को बढ़ाता है, उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ग्लाइकोजन लोडिंग, ठीक है, जी या कार्बोहाइड्रेट लोडिंग। जी। नेक्स्ट है व्हेन देयर इज द रनिंग रेडियस इज 400 मीटर, ट्रैक इज 36.81 मीटर, सो व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ स्ट्रेट। 84 इसका 30 फॉर्मूला होता है, 84.31. ठीक है। तो ये आपने लगा लिया, अच्छी बात है। इसका फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले के थ्रू आपको लगाना है, ठीक है। जी नेक्स्ट है लेडी रतन टाटा, ये ट्रॉफी आपका हॉकी संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। एलिजा टेस्ट जो होता है वो आपके HIV को टेस्ट करने के लिए होता है, एक जी एलिजा के बाद एक होता है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, ये दोनों ही आपका किसके लिए होता है, एड्स HIV का पता लगाने के लिए। टाइगर वुड्स के संबंधित होते हैं गोल्फ गोल्फ से, ठीक है। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द बास्केटबॉल कोर्ट, इतना आसान क्वेश्चन आएगा नहीं, बता दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप याद जी। रखिएगा 28 into 15 मीटर, 15 ठीक है। अभी कल किसी ने मुझे मैसेज कॉल किया था, बोल रहे थे उसमें एक क्वेश्चन था KVS में, ठीक है, स्टेटमेंट वाला बास्केटबॉल का क्वेश्चन नंबर 42। अब वो कह रही सर आपने लगभग 20 आंसर गलत दिया हुआ आपको KVS वाले बुक में। हमने बोला ऐसा हो ही नहीं सकता है, 20 क्वेश्चन गलत, आंसर गलत हो। अब हमने बोला ठीक है बताइए कौन सा आपको लग रहा था, बोले सर सबसे पहले तो 42 वाला कंफर्म है। तो हम बोले कैसे, तो फिर बता रहे हैं कि सर आप ये बताइए कि 42 वाला मैंने देखा तो वहां पे दिया था कि बैकबोर्ड की जो लंबाई चौड़ाई होती है बास्केटबॉल में वो क्या है 1.80 मीटर इंटू उसका लंबाई चौड़ा दोनों बताया था, तो 1.20 था। वो कह रही है ये सही है सर, हम बोले स्टेटमेंट गलत है, 1.05 होगा ना चौड़ाई, तो ये होगा, 1.05. ठीक है। तो अब वो हमसे क्या कह रही है कि सर इंटरनेशनल में ये होता है, नेशनल में ये होता है। अब सच बता रहे ना, हम भी चक्कर में फंस गए, हमको लगा यार इससे तो हम कहीं पढ़े नहीं थे, लेकिन फिर भी हमने कंफर्म करने के लिए एक ऐसे बंदे को फोन किया जिन्होंने एशियन गेम्स में रेफरीशिप कर रखा है, हमारे मित्र हैं। तो मैंने उनको फोन मतलब मैसेज डाला, तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वो सबके लिए एक ही स्टैंडर्ड है। तो आप बताइए कि जब आप खुद भी ऐसे और कंफ्यूज करते हैं, कोई बात नहीं है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्थ एजुकेशन वाज नॉट सजेस्टेड बाय जेई पार्क, ठीक है। तो जेई पार्क के द्वारा कौन सा आपका नहीं सजेस्ट किया गया है, नंबर नंबर ए, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ health attitude. डिजायरेबल हेल्थ एटीट्यूड। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन वाज नॉट प्रपोज, देखिए ऐसे ही आएगा, नॉट प्रपोज बाय क्लार्क, क्लार्क के द्वारा ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन कौन सा नहीं दिया गया है। जैसा कि मैंने बोला था, और मैंने एक बार आपको जब सिलेबस से इंट्रोड्यूस करवाया था
तो सिलेबस में इंट्रोड्यूस कराते वक्त मैंने इस चीज को बताया था, आपको याद होगा कि कैसे क्वेश्चन देखिए आएगा, ऑब्जेक्टिव से कैसे क्वेश्चन आएंगे, मीनिंग से कैसे क्वेश्चंस आएंगे, है ना। उसको पूछेगा कि क्लार्क द्वारा है, तो वो जैसे जेबी नेस ने जितने दिए हुए हैं, क्लार्क जितने दिए, मतलब ये लगभग आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा फिजिकल, ठीक है। तो कौन सा इसमें से नहीं दिया हुआ है आपको ये बताना था। नंबर सी। सी। तो सी यहाँ पर होगा, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, ये आपका नहीं दिया गया था क्लार्क के द्वारा। फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस, कुल अनुभवों का जोड़ है। ये हमारा कौन है, बी। डेल्बर्ट ओबरट्यूफर, ऑप्शन नंबर बी। इंगेजिंग इन प्रोलॉन्ग रेजिस्टेंस वर्क, मतलब कि आप वेट ट्रेनिंग बहुत दिन से कर रहे हैं। इंक्रीज द मसल मास इन एथलीट्स इज नोन एज, तो अब बहुत दिन से अगर आप मास क्या कर रहे हैं, वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उसमें उसके प्रभाव के रूप आपके अंदर क्या होगी, मसल्स में मस्कुलर हाइपरट्रॉफी। मस्कुलर हाइपरट्रॉफी हो जाएगा, ठीक है। एट्रॉफी मतलब और पतलापन हो जाना फाइबर्स का, खराब, ठीक है। नेक्स्ट है, एज अ पार्टिसिपेटरी करिकुलम एक्टिविटी फिजिकल एजुकेशन असर्ट इटसेल्फ एज द एकेडमिक इन्वायरमेंट बाय इंगेजिंग विद, मतलब कि निम्न में से किसको समाहित करते हुए शारीरिक शिक्षा एक प्रतिभागी पाठ्यक्रम कार्य के रूप में अपने आप को पढ़ाई वाला वातावरण बनाने में दृढ़ता दिखाता है। मतलब आप कैसे कहेंगे कि फिजिकल एजुकेशन एज अ मतलब एकेडमिक है, कहने का मतलब ये है, वाइडनिंग द फ्रंटियर्स ऑफ नॉलेज, straining its own scientific foundations, cadre for commitment leadership, movement sports health and fitness। मूवमेंट स्पोर्ट हेल्थ एंड फिटनेस। स्पोर्ट। ए। नंबर 4। डी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, मूवमेंट स्पोर्ट्स हेल्थ एंड फिटनेस, ठीक है। मतलब इसकी वजह से ये हम कह सकते हैं कि ये एक तरीके से एकेडमिक सब्जेक्ट भी है ना, क्योंकि इसमें इनके बारे में हम लोगों को पढ़ाया जाता है सारा कि कैसे क्या चीजें रखनी है। व्हाट प्रोवाइड्स वाइटैलिटी फिजिकल एजुकेशन एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन, हम कैसे कह सकते हैं कि फिजिकल एजुकेशन एक एकेडमिक डिसिप्लिन है, साइंटिफिक प्रिंसिपल के थ्रू, स्पोर्ट्स ओरिएंटेड करिकुलम के थ्रू, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के थ्रू, या फिलोसफिकल बैकअप। अब देखिए, जैसे मान लीजिए यही हमारे सामने पहली बार क्वेश्चन आता, हम इसका आंसर नहीं जान रहे हैं, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को, पता है। जी कैसे कर। सबसे पहले तो आपको ये जाना कि फिलोसफिकल, जैसे आपको सबसे जो रॉन्ग आंसर लग रहा है पढ़ने के बाद उनको काटना है, तो मुझे ये सबसे ज्यादा गलत लगा हुआ है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, इसको कट कर दिया, ठीक है। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच भी आपको सही नहीं लग रहा है, क्योंकि ह्यूमनिस्टिक अप्रोच आपका ये डिसिप्लिन बनाने में, क्योंकि ये फिजिकल एजुकेशन एक मानवीय दृष्टिकोण रखता है, इस वजह से एकेडमिक कहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो दो ऑप्शन जरूर आपके सामने, हमेशा अगर आप इस तरह से करते जाएंगे तो हर एक क्वेश्चंस में आपके सामने दो ऑप्शन जरूर रहेंगे। तो आपने यही काम करना है कि जो क्वेश्चंस आपने टिक लगा के रखे हैं कि ये क्वेश्चन हमको एक बार में नहीं आ रहा डायरेक्ट आंसर, तो वैसे क्वेश्चंस को हमको क्या करना है, टिक लगा के रखना है, और जब आप उन क्वेश्चंस को अब अधिक समय देना है, उन क्वेश्चंस को आपको टाइम देकर अब उसमें आपको क्या करना है, थिंकिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, मतलब थिंकिंग एबिलिटी, आप एनालाइज कर पाइए अपने ज्ञान से कि कौन सा बिल्कुल नहीं हो सकता है, वैसे कट करिए आप उसको। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, साइंटिफिक प्रिंसिपल इतने सारे हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि फिजिकल एजुकेशन क्या है, एक एकेडमिक डिसिप्लिन भी है, क्योंकि इसमें साइंस के प्रिंसिपल बहुत लगते हैं, ठीक है। नहीं तो हम प्रैक्टिकली ज्यादा करते हैं, नहीं तो हमारा जो सब्जेक्ट होता है ना वो प्रैक्टिकली ज्यादा होता है कि नहीं। जी सर। ड्यूरिंग वेरी स्ट्रेनियस एक्सरसाइज द मेजर रीजन फॉर द ऑनसेट ऑफ फटीग, तो फटीग यानी थकान आने के कारण क्या होता है, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इंटर्स एंड लीव्स द लंग, देखिए यहाँ पे नॉर्मल बता रहा है, इंटर भी कर रहा है और छोड़ भी रहा है, जा भी रहा है, अंदर बाहर भी निकल रहा है। ऑर्डिनरी मतलब जो एक सामान्यता हम लोग करते हैं, बस सामान्य सांस ले रहे हैं अंदर और छोड़ रहे हैं, तो इससे ब्रीदिंग को हम क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी डेवलप्ड इन मसल्स और नर्व सेल, तो इसे क्या कहते हैं, एक्शन पोटेंशियल।
जो एक इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्स हमारे उसमें जनरेट होता है, जो रिफ्लेक्स लेके पूरा जाता है इस न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, ठीक है, तो उसे ही हम क्या जी। कहते हैं, एक्शन पोटेंशियल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे कि प्रोलॉन्ग एक्सरसाइज अफेक्ट द कोलेस्ट्रॉल लेवल। जब आप एक्सरसाइज में नियमित व्यायाम कर रहे होते हैं तो उसके कारण क्या होता है, ये कोलेस्ट्रॉल का लेवल हमारे ब्लड में कैसा हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल हमारे ब्लड में कैसा होगा अगर आप नियमित व्यायाम करते हैं तो। क्या जी। डिक्रीजिंग द एलडीएल। पहले तो आपको बता दीजिए कि एलडीएल होता क्या है, लिक्विड डेंसिटी, ये होता है लो लो डेंसिटी डेंसिटी, ठीक है, और एचडीएल मतलब हाई डेंसिटी, डेंसिटी ठीक है, तो लो डेंसिटी वाला खतरनाक होता है। तो आप अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ये आपका, ठीक है, और यहाँ बोल रहा है डिक्रीजिंग द एचडीएल, ठीक है, और लास्ट वाला बोल रहा है इंक्रीजिंग द एचडीएल एंड डिक्रीजिंग द एलडीएल। यही हो ऑप्शन जाएगा। नंबर नंबर डी 4। सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, ठीक है। डी से तो क्योंकि आपका एचडीएल बढ़ाएगा, एचडीएल बढ़ाने का मतलब होता है हाई डेंसिटी लिक्विड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, ये क्या करेगा, हाई वाला ना आपका बहुत अच्छा होता है, ठीक है, ये अच्छा होता है इसलिए कि आपके डाइजेशन में प्रोसेस में अच्छा काम करता है। लो वाला क्या होता है, ये हमारे आर्टरीज वेन्स में चिपक जाता है जिसकी वजह से हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। जो रिफाइंड में होता है वो लो डेंसिटी होता है। इज अ प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम एंड हार्ट रेट। इज अ प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम एंड हार्ट रेट का प्रोडक्ट। अच्छा, स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट का प्रोडक्ट क्या होता है, तो कार्डियक आउटपुट होगा। ऑप्शन नंबर सी, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट रिलेटेड टू द प्राइमरी ग्रुप्स ऑफ ह्यूमन ग्रुप। तो इनमें से कौन सा मानव समूह के प्राथमिक समूह से संबंधित नहीं है। फैमिली होता है, होता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, स्पोर्ट टीम आपका प्राइमरी ग्रुप नहीं है, कि विलेज होगा, सर स्पोर्ट टीम होगा कि गांव होगा? गांव 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 सर, है, गांव। ये होगा। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सर जी कौन सा होगा इसमें? ए। नेक्स्ट है फ्रॉम द फॉलोइंग हु डिफाइन साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप। साइकोलॉजी को किसने डिफाइन किया है कि साइकोलॉजी स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप? वुडवर्थ, मार्क्वेज। क्रो एंड क्रो, क्रो एंड क्रो। ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज द internalized representation of the values and morals of society as taught to the child by the parents and other। निम्न में से कौन सी प्रणाली जो कि समाज तथा नैतिक मूल्यों के आंतरिक प्रतिनिधित्व करती है जो बच्चों को उसके अभिभावकों एवं दूसरों द्वारा सिखाई जाती है, बताइए। तो किसमें हम बच्चों को वो सिखाते हैं, किस एज में सामाजिक और नैतिक मूल्य सिखाया जाता है, ईगो और सुपर ईगो? सुपर ईगो में, ठीक है। सुपर ईगो बड़ों का जैसे होता है, एक एडल्ट का जो मन होता है वो सुपर ईगो के साथ काम करता है, ठीक है, बताया भी है साइकोलॉजी में। आइए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ। यहां पर दे रहा है आपका द एब्रिविएशन NAAC डेवलप्ड बाय मैकलेन। तो ये जो NAAC क्या है, इसका ये फुल फॉर्म होता है नीड टू अचीवमेंट्स। ये N का मतलब यहाँ पर जो शॉर्ट है, बाकी ऐसे लिख के आया है, इन्होंने 3 प्रकार का बताया था। नीड फॉर अचीवमेंट, ठीक है, कहाँ लिखा है नीड फॉर अचीवमेंट, ड्राइव टू अचीव, सेकंड में, ठीक है, नीड फॉर एक्शन,
इंटेंस ड्राइव, मोटिवेशन, एक्शन। तो यहाँ अचीवमेंट कहाँ लिखा है? ड्राइव टू अचीव। ड्राइव टू ड्राइव टू अचीव। अचीव। तो ये आपका सही है आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऐसे ही उन्होंने 3 अलग अलग फॉर्म दे रखा है। When an individual change his or her behavior or attitude in order to adhere to existing social norms is termed as। जब एक व्यक्ति वर्तमान सामाजिक मानदंडों को अपनाने के लिए अपने व्यवहार अथवा अभिव्यक्ति में बदलाव लाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, कन्फर्म। कंफर्मिटी। ऑप्शन जी। नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा विच ऑफ द थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन हैज बायोलॉजिकल ओरिएंटेशन। कौन सी थ्योरी इसमें से बायोलॉजिकल है? आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको तुरंत मिल जाएगा। इंस्टिंक्ट थ्योरी है, इसी को तो कहते हैं मूल प्रवृत्ति। तो भाई आपको जन्मजात मिला हुआ है तो इंस्टिंक्ट तो होता है। सौरभ सर, ये जो हिंदी में इंग्लिश की है सर, ये कंप्यूटर से हुआ है कि पेपर का है? पेपर का ही है। क्यों, कुछ गड़बड़ अच्छा, लग रहा है? नहीं सर, नहीं, बस ऐसे पूछ रहा था। किताब में आपको मिलेगा हिंदी का इंग्लिश कन्वर्ट किया हुआ, यहाँ पर नहीं मिलेगा। यहाँ तो पेपर टाइप करवाते हैं। वेयर सोशल वैल्यू ऑफ स्पोर्ट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ सक्सेस इन कंपटीशन, एथलीट्स आर श्योर टू अटैच मोर इम्पोर्टेंस टू। यहाँ खेलों में सामाजिक मूल्यों के मापन का आधार प्रतियोगिता में सफलता माना जाता है। ठीक है, मतलब लोग क्या जी। कहते हैं, खेलों में सफलता तब मानते हैं जब आप क्या करोगे, जब आपको अवार्ड और रिवार्ड मिलेगा। हाँ, तो वहां पर खिलाड़ी अधिक मदद किसको देंगे? सोशल रिकॉग्निशन को देंगे, नीड ऑफ और अचीवमेंट्स को देंगे, इंटरनल सेटिस्फैक्शन को देंगे, अवार्ड एंड रिवॉर्ड्स को देंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट होगा। तो खिलाड़ी किसके पीछे भागेंगे? कहने का मतलब ये पूछा जा रहा है कि अगर मान लीजिए जहां पर समाज क्या कर रहा है कि सिर्फ मतलब मूल्यों को देखता है, मतलब आपके प्रयास को नहीं देख रहा है, आपके रिजल्ट को देखता है। और ऐसा ही होता है, हम लोग भी जितना मेहनत कर रहे हैं इसको कोई नहीं देखेगा। आप बस नौकरी पा गए तब तो आप बहुत अच्छे हैं, बाकी आप दिन भर पढ़ रहे हो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो यही कहने का मतलब है, नीड ऑफ फॉर अचीवमेंट्स, वो अचीवमेंट्स को देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अदर इज टर्म्ड एज। दूसरों के प्रति कारण सकारात्मक प्रभाव को क्या कहते हैं? सोशल फैसिलिटेशन। सोशल सामाजिक सम्मान देना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट बात करेंगे, विच एस्पेक्ट्स ऑफ एथलीट्स पर्सनालिटी डू स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड बाय यूजिंग सोशियोमेट्रिक टूल्स एंड टेक्निक्स। तो खेल मनोविज्ञान सामाजिक रूप में मापने के यंत्र को तकनीक का प्रयोग करते हुए खिलाड़ी के व्यक्तित्व को कौन से पहलू को जानने का प्रयास करते हैं? साइको सोशल एडजस्टमेंट, इंटर ग्रुप इंटरैक्शंस, इंटरपर्सनल प्रेफरेंस या कल्चरल इथॉस। सी होगा। इंटरपर्सनल आपको बताया था ना प्रेफरेंस। कि सोशियोमेट्रिक क्यों यूज किया जाता है? खिलाड़ियों के बीच आपसी सहमति, बातचीत। इंटरपर्सनल पर ठीक प्रेफरेंस। है, ऑप्शन नंबर बी इंटर ग्रुप इंटरैक्शंस। ठीक है, इसका वैसे सी पढ़ा है सर। सर हमने सी पढ़ा था कहीं पे। सी यूथ पढ़ा में है। पढ़ा था। अंतर जी व्यक्तिगत सर। प्राथमिकताएं। आकर्षण होता है ना, सोशियोमेट्री का मतलब क्या होता है? सर बी होगा सर। समूह के बीच, सुनिए, समूह में सदस्यों के बीच आकर्षण ही क्या कहलाता है? वही तो मेजर करता है कौन? सोशियोमेट्रिक्स। मतलब कि हमारे जो मतलब पूरे टीम में जो खिलाड़ी है इनका आपस में सामाजिक मूल्य एक दूसरे के प्रति क्या है। ठीक है, यही तो सोशियोमेट्रिक बताएगा। वही दिया है सर सी वाला। सी वाला इसको बता रहा है। जी सर। अंतर व्यक्तिगत मतलब एक दूसरे के साथ, इंटरपर्सनल। समूह बातचीत।
मतलब एक दूसरे ग्रुप में बहुत सारे लोग हो जाए। अंतर समूह, हाँ हिंदी में बातचीत लिखा हुआ है, लेकिन इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है, चलिए ठीक है, तो सी भी ले सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम। व्हेन एमंग ग्रुप मेंबर्स म्यूचुअल अट्रैक्शन, ठीक है, किसी एक गोल के लिए क्या होता है कि उनके एक म्यूचुअल मतलब सभी की सहमति रहती है किसी एक एम के प्रति, ग्रुप इज सेड टू बी, तो उसे हम क्या कहेंगे, कोहेजन कहेंगे, सशक्तशील। टीम कोहेजन, कोहेसिव, ठीक है। ये बहुत जरूरी है, ये क्वेश्चंस भी आएंगे। नेक्स्ट है, इन ऑर्डर दैट अ प्लेयर ऑफ अ नेशनल टीम, एक राष्ट्रीय टीम का खिलाड़ी उत्तम परिणाम देने के लिए निरंतर प्रयास करता है, इसके लिए उस टीम के कप्तान को विशेष रूप से कैसा होना चाहिए, डेमोक्रेटिक, नहीं वो नहीं, निरंतर प्रयास कर रहा अन, है, अनुमति बोधक। एक डेमोक्रेटिक, राष्ट्रीय टीम का खिलाड़ी उत्तम परिणाम देने के लिए निरंतर प्रयास करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या दिया है, बी दिया है क्या सर? ऐसे डी ज्यादा सही लग डी है, डेमोक्रेटिक होना चाहिए। लोकतंत्रवादी। 49, which communicable disease is known as the Hansen, लेप्रोसी, लेप्रोसी, कुछ रोग को हंसेन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा है, when group members are pre-existing होगा यहाँ पे, यहाँ पे ये होगा डैश, existing, having face to face interaction, have close physical proximity and share warm emotional bond is known as, जब समूह के सदस्य पहले से अस्तित्व रखते हैं तथा आमने सामने वार्तालाप करते हैं और शारीरिक निकटता रखते हुए सुदृढ़ भावनात्मक जुड़ाव रखते हैं, देखिए भावना भी जुड़ रही है, तो ऐसे को हम प्राइमरी ग्रुप कहेंगे, प्राइमरी, ठीक है। सीधी से मतलब है कि शारीरिक निकटता भी रखते हैं, यानी कि हमारे साथ रहते हैं, तो फैमिली हमारी क्या होती है, प्राइमरी ग्रुप है। रेशियो ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स इन द 4:1:1, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। प्रोटीन्स फ्रॉम द मेजर पार्ट ऑफ डाइट, तो प्रोटीन जो मेजर डाइट पार्ट का किस लिए माना जाता है, स्ट्रेंथ डोमिनेटिंग स्पोर्ट्स के लिए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। फ्रॉम द फॉलोइंग विच टेस्ट कैन बी यूज टू मेजर द कार्डियोवास्कुलर फिटनेस फॉर सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन के लिए 6 मिनट रन वॉक टेस्ट होता है, ठीक है। नॉर्मल के लिए कार्डियोवास्कुलर मेजर करने के लिए कूपर्स 12 मिनट रन वॉक होता है, एक बात याद रखिएगा ध्यान से, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। द टर्म कार्बोहाइड्रेट लोडिंग यूज्ड बाय एथलीट मींस अमाउंट ऑफ एनर्जी वी कैन स्पेंड ड्यूरिंग हार्ड फिजिकल वर्कआउट, मतलब जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट लोडिंग की बात करते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि मतलब कि कठोर शारीरिक व्यायाम के लिए खर्च करने के लिए जो पहले बचा रखा है, जनरेट ड्यूरिंग पर यूनिट ऑफ टाइम, स्टोर इन आवर मसल्स या एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द फूड वी ईट। नंबर सी, हमारी मांसपेशियों में जमा करना। हाँ, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सी। नेक्स्ट हमारा है, व्हाट काइंड ऑफ वर्कआउट लीड टू इंक्रीज मसल मास एंड स्ट्रेंथ, तो किस प्रकार का एक्सरसाइज आपकी वर्कआउट आपके मसल्स मास की स्ट्रेंथ को इंप्रूव करेगा, तो वेट ट्रेनिंग है या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है ना। नेक्स्ट हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज नॉट कंसीडर्ड एज एलिमेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस, नॉट हेल्थ पूछा है, हेल्थ का नहीं है, रिएक्शन टाइम, रिएक्शन टाइम। नेक्स्ट हमारा है, कोड ऑफ इथिक्स कंसीडर्ड टू बी, कोड ऑफ इथिक्स का मतलब क्या होता है, जैसे आपका एक नैतिकता अपने कार्य के प्रति, जैसे आप एज ए टीचर है तो आपकी नैतिकता क्या है, आपका मोरल क्या है, तो उसी के प्रति एक मतलब कोड, मतलब कुछ रूल्स होते हैं उन्हें फॉलो करना चाहिए, कोड ऑफ इथिक्स कहते हैं उन्हें। इस शॉर्ट ऑफ प्रोफेशनल ओथ, व्यवसायिक शपथ के रूप में, सेट ऑफ फॉर्मलाइज्ड रूल्स, कमिटमेंट टू द प्रोफेशन, मैटर ऑफ पर्सनल फिलॉसफी, व्यवसाय के प्रति प्रतिबद्धता के रूप में। तो
कमिटमेंट टू प्रोफेशन, अपने प्रोफेशन के प्रति, आप जिस प्रोफेशन में है उसके प्रति आप क्या रहेंगे, वफादार रहिए, दैट इज द कोड ऑफ एथिक्स। ठीक है। इन हार्वर्ड स्टेप टेस्ट इफ टोटल ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज ऑफ 300 seconds and the number of heartbeats between 1 to 1.5 minutes is 80, 2 to 2.5 minutes was 70, but then between 3 to 3.5 minutes was 60। ये आता है, आपको कैलकुलेट करना है सबको, इसका फॉर्मूला होता है। 100 and 300 upon फॉर्मूला क्या है, ये है देखो, 300 सेकेंड्स ऊपर आपको रखना है, इसके नीचे क्या रखना है, 2 इंटू सम ऑफ टोटल पल्स रेट, कितना दिया एक बार, 80, 70 और 60, कितना हो जाएगा, 150, 60, 210, 71 43 आ जाएगा। तो जितना भी आएगा ये आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको निकालते हैं। ठीक है, समझ गए कैसे निकालते हैं? अब तो आप कर लोगे ना ये फॉर्मूला, लेकिन याद करना पड़ेगा। इस फॉर्मूले में पहले आपको क्या करना है, याद रखिएगा कि आपका 5 मिनट जितना देर वर्कआउट करेगा वो यहाँ पर रहेगा, ऊपर इंटू 100 कर देंगे। इसके बाद नीचे फॉर्मूला में 2 जो रहता है वो आपका एक कंपल्सरी, मतलब समझ लीजिए पॉइंट रहेगा, और उसके बाद जितना पल्स आपका आएगा, 3 बार आपको मिलता है, मतलब 3 बार पल्स काउंट किया जाता है 5 मिनट की एक्टिविटी में, तो ये आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है, ऐसे करके निकालना होता है इसको। नेक्स्ट हम बात करेंगे, सिस्टमैटिक वेट ट्रेनिंग में लीड टू ट्रेमेंडस डेवलपमेंट इन, तो मस्कुलर स्ट्रेंथ। सिस्टमैटिक अगर करेंगे तो मस्कुलर स्ट्रेंथ बढ़ाएगा या स्ट्रेंथ एंड्योरेंस बढ़ाएगा? एंड्योरेंस, मस्कुलर स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। अगर इसमें देर तक करते तब एंड्योरेंस बढ़ाता ना। जी सर। विच इज द मिडिल कोर्स ऑफ द वॉल ऑफ द हार्ट, हार्ट का जो मिडिल कोट है उसको क्या कहते हैं? मायोकार्डियम। मायोकार्डियम। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्लूड द प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग, प्रोग्रेशन ऑफ लोड होता है, कॉन्टिन्यूटी भी होती है, साइक्लिसिटी ऑफ ट्रेनिंग भी होता है, इकोनॉमी ऑफ मूवमेंट ये नहीं होता। ये नहीं होता। नेक्स्ट है द की कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस, हेल्थ फिटनेस के लिए सबसे जरूरी क्या चाहिए, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसके लिए कौन सा कंपोनेंट सबसे जरूरी होता है? तो कार्डियो। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है फ्रॉम द फॉलोइंग विच टेस्ट कैन बी यूज टू मेजर द लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट। ये सीनियर फिटनेस टेस्ट क्लास 12 का दिया हुआ है, वहां पर है ये सीनियर फिटनेस टेस्ट। तो पूछा लोअर बॉडी के लिए कौन सा करते हैं, लोअर बॉडी के लिए चेयर सीट एंड रीच टेस्ट होता है, और अपर बॉडी के लिए कौन सा होता है, बैक स्क्रैच टेस्ट होता है। ठीक है, यहाँ लोअर बॉडी पूछा है तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ स्ट्रेट ट्रेनिंग इज 30 to 50% of maximum weight lifted, what would be the intensity zone? लो, अब मैक्सिमम मैंने हल्का होगा, तो यहाँ पर लो होगा, आपने 30 से 50 किलो ही उठाया है अपनी मैक्सिमम इंटेंसिटी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर 65, which of the following major criteria of talent detection was not suggested by Gimbel? ये पढ़ लीजिएगा, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन वाला भी बड़ा आजकल क्वेश्चन आ रहा है, देख रहा हूँ मैं। सोशल वेरिएबल। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, सोशल वेरिएबल को मेजर नहीं करता है। ठीक है, मतलब टैलेंट में हम सोशल क्या देखेंगे उसका। नेक्स्ट है व्हेन द ट्रेनिंग लोड इज नाइदर टू लो और नॉट एक्सेस, इसको हम कहते हैं ऑप्टिमल लोड। द ड्यूरेशन ऑफ वन मैक्रो साइकिल स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज 12 मंथ्स। ठीक है, 12 महीने का होता है मैक्रो साइकिल। व्हाट काइंड ऑफ लोडिंग does exercise like jumping from bench and to the floor and immediately back on the bench is called
पॉलियोमेट्रिक, प्लायोमेट्रिक, जंपिंग करना, जितना भी होता है एक्सप्लोजिव वाली जो ट्रेनिंग हम करते हैं, एक्सप्लोजिव पावर वाली, वो हमारा पॉलियोमेट्रिक ट्रेनिंग कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट, रैपिड वेट लॉस ओवर 24 to 48 आवर्स कैन ओनली बी एट्रीब्यूट टू, 24 से 28 घंटों में तीव्र गति से भार का कम होना किसके कारण पॉसिबल है? वाटर लॉस, वाटर लॉस के कारण। ठीक है। 24-48 घंटे में सबसे ज्यादा अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो वाटर लॉस करिए। नेक्स्ट है व्हेन पार्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर इज टर्न ऑफ, बट जैसे आपके हाथ से कल हम लोग बात कर रहे थे इसका, याद रखिएगा, जब एक ढांचे आपका कोई पार्ट है आपके शरीर का, चमड़ा है या हड्डी है, वो टूट गई और टर्न ऑफ, बट टर्न ऑफ तो हो गई है, निकल गई है, स्टिल कीपिंग अटैच, लेकिन कुछ हिस्सा उसका बचा हुआ है, पूरी तरीके से नहीं हुआ है, पार्शली हाँ टर्न ऑफ है, टू द बॉडी इज नोन एज, इसको हम एवल्जन कहते हैं। इस चोट को, जैसे चमड़ी निकली या हड्डी टूटा या कुछ भी टूट के या कुछ भी है, लेकिन अभी भी लटका हुआ हमारे शरीर से वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई हिस्सा उसका, तो एवल्जन कहते हैं उसको। नेक्स्ट, इन्फ्लेमेशन ऑफ द वर्सा ऑफ अ स्मॉल शेक कंटेनिंग फ्लूइड इज नोन एज स्मॉल, ये वर्सा मतलब क्या है? बर्साइटिस, तो ये क्या हो जाएगा आपका? बर्साइटिस, ठीक है, मतलब फफोले पड़ जाना, सीधा सा मतलब ये समझिए। तो उसमें क्या होता है, आप देखे होंगे कि फ्लूइड भर जाता है, लिक्विड भर जाता है। फॉर अ स्प्रेन्ड एंकल कंट्रास्ट बाथ एज अ मेजर ऑफ रिहैबिलिटेशन शुड बी। अच्छा, आपने स्प्रेन्ड एंकल में जो कंट्रास्ट बाथ देंगे कब देंगे? स्टेबल हो जाएगा तो, स्टेबल हो हाँ, जाएगी जब सर। सूजन स्टेबल हो जाए तब देना चाहिए। ठीक है, केवल जब सूजन स्टेबल हो जाए। ठीक है, जी सर। तो इसका टाइम क्या होना चाहिए? कम से कम आपको बता दूं, जैसे आपका 48 आवर्स के बाद ही होना चाहिए। जी सर। चोट लगना है मतलब आपको स्प्रेन हुआ है, उसके 48 आवर्स के बाद आपको कंट्रास्ट बाथ देना चाहिए। उससे पहले क्या देना चाहिए? सबसे पहले रेस्ट, बर्फ से उपचार, ठीक है, क्रायोथेरेपी देंगे। क्रायोथेरेपी, Among the following use बीटा ब्लॉकर्स, तो बीटा ब्लॉकर्स आपके माइंड को बहुत ज्यादा वो करता है, मतलब स्थिर रखता है, आपका ना दिमाग भागेगा नहीं बहुत ज्यादा। तो किस प्रकार के खिलाड़ियों को चाहिए होता है? तो देखो यहाँ पे लिखा है ना, आर्चर्स एंड शूटर्स। नेक्स्ट हमारा, अ गुड वे ऑफ रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑफ एचलीस टेंडनाइटिस। एचलीस टेंडनाइटिस क्या होता है पता है? एचलीस टेंडनाइटिस है कहाँ? काफ मसल देखा आपने बैक में? जी सर। उसी के नीचे में देखे होंगे, एक एड़ी के पीछे आपको दिखेगा लगेगा, तो वही जो आपका काफ मसल नीचे जाकर जुड़ रहा है आपके एड़ी से, वही आपका एचलीस टेंडनाइटिस है। सबसे बड़ा टेंडन होता है ये हमारे लॉन्ग आर्क ऑफ द एंकल जॉइंट, काफ मसल्स, क्वाड्रिसेप। तो क्या पूछ रहा है कि एचलीस टेंडनाइटिस के प्रभाव को कम करने से क्या मजबूत होगा? मतलब ये एचलीस टेंडनाइटिस मतलब यहाँ रोग हो गया, और टेंडन मतलब क्या हो गया? ये नॉर्मल पोजीशन, मतलब ये सही है। तो टेंडनाइटिस क्या हो गया? जैसे साइनोवाइटिस हो गया, ये सब क्या होता है आपका? ये सब एक तरीके से चोट है, प्रॉब्लम है, हाँ चोट है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? ये सर सूजन आ जाती है ज्वाइंट में, वो है ये। हाँ ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हो जाएगी। काफ मसल्स। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लोकल इफेक्ट ऑफ हीट एप्लीकेशन। यानी जब हम किसी को हीट एप्लीकेशन करेंगे, हीट एप्लीकेशन को हम क्या कहते हैं? डिक्रीज मसल स्पाज्म, अरे भैया, थर्मोथेरेपी। ठीक है, क्रायोथेरेपी बर्फ चिकित्सा, थर्मोथेरेपी हीट चिकित्सा, हीट वाला गर्म चिकित्सा। ठीक है, और हाइड्रोथेरेपी पानी वाला चिकित्सा। ठीक है, जल चिकित्सा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा? इंक्रीज मसल टोन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यही होगा, हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज मसल टोन। ये नहीं होता है। अब हीट थेरेपी देंगे, उसके अगर ऐसा होता तो हर इंसान अपना
मसल टोन बढ़ाने के लिए बॉडी तो क्या करता, हीट यही एप्लीकेशन थेरेपी करवाता रहता। डायरेक्ट, फिर एक्सरसाइज क्यों करता है, एक्सरसाइज से मसल टोन बढ़ता है ना कि हीट थेरेपी से। मसल टोन कितने लोग समझते हैं बात को? क्या होता है सर? देखिए आप समझ लीजिए मसल टोन क्या होता है। आपने कभी अपना बॉडी देखिए और कभी एक कोई जिम जाने वाला बंदा है जो बढ़िया जिम करता है उसकी बॉडी देखिएगा, दोनों में फर्क आपको क्या दिखेगा? उसके मसल्स जो होते हैं, जो जिम वाला बंदा कर रहा है वो एक्सरसाइज करके उसके मसल्स सेमी कॉन्ट्रैक्शन में होते हैं, बहुत खींचे खींचे लगेंगे आपको। क्या लगते हैं? खींचे सेमी खींचे। कॉन्ट्रैक्शन मतलब बहुत खींचे खींचे आपको लगेंगे। और आपके मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए अब जब आप ऐसे करेंगे बाइसेप को तो बहुत आराम से आपका लूज मसल्स होता है, और उनके मसल्स क्या होते हैं, बहुत पहले से रेडी रहते हैं, यानी उसे हम कहते हैं सेमी कॉन्ट्रैक्शन इन द रेस्टिंग पोजीशन। मतलब जब कोई एक्टिविटी उनसे कराई जाएगी तो उनके मसल्स बहुत जल्दी कॉन्ट्रैक्शन में आ जाएंगे। आपके मसल्स बहुत रिलैक्स हैं और बहुत क्या है, कॉन्ट्रैक्शन में नहीं है। आपको कॉन्ट्रैक्शन में लाने के लिए पूरा उसमें मूवमेंट करना पड़ेगा। उनके पहले से ही कॉन्ट्रैक्शन में रहते हैं, सेमी कॉन्ट्रैक्शन में रहते हैं, इसलिए उनके मसल्स खींचे खींचे और टोन अप दिखते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? जी जी सर। सर। द ड्रग दैट स्टिमुलेट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्टेरॉइड्स करेगा नहीं, एम्फेटामाइंस करेगा। जी एम्फेटामाइन सही है। नेक्स्ट हमारा, इफ एन इंडिविजुअल्स एक्वायर नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी, अगर कोई बंदा सीख रहा है प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी तो उसको क्या ध्यान देना चाहिए? ठीक है, यदि कोई व्यक्ति सुरक्षा के सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त करता है तो वह ज्ञान को उसके लिए किसके योग्य बना देता है? उसको रोकना। टेक प्रिकॉशंस अगेंस्ट अनवांटेड इंसिडेंट्स, prevent incidents of an accident, treat a casualty at once, forecast time and place of accident। तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। प्रिवेंट एक्सीडेंट को, दुर्घटना को घटने से रोक सकता है अगर ये सीख लेता है तो। विच ऑफ द फूड सप्लीमेंट इज टेकन बाय एथलीट्स टू प्रिवेंट मसल्स ब्रेकडाउन इन एंड टू इम्प्रूव इम्यून सिस्टम फंक्शनिंग? कौन है? ग्लूटामाइन। 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 ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हेन एथलीट्स यूज सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेरॉइड्स, अगर खिलाड़ी एक ही समय पर बहुत सारे प्रकार का ड्रग्स ले रहा है, उधर बीटा ब्लॉकर्स भी ले रहा है, उधर डायरेटिक्स भी ले रहा है और एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स भी ले रहा है ना, एम्फेटामाइंस भी ले रहा है, तो हम क्या कहेंगे इसको? स्टेकिंग। स्टैकिंग करना। ठीक है, इसको हम स्टैकिंग कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 80, अ वैरायटी ऑफ नारकोटिक्स। नारकोटिक्स मतलब क्या होता है? जो पेन किलर होते हैं, दर्द को कम करते हैं, डेरिवेट्स ऑफ ओपियम, ओपियम मतलब अफीम है, ठीक है, पॉपी प्लांट्स, टेक बाय एथलीट्स इन फैक्ट सर्व टू देम एज अ पावरफुल। तो किसके लिए होता है? अभी मैंने बताया था पेन किलर होता है, पेन किलर ड्रग्स होते हैं ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो आज के लिए इतना ही। बाकी जो चीजें आपको बताई गई हैं और जो चीजें समझाई गई हैं जरूर आप उन बातों पे अमल करिएगा, आपको नौकरी मिलेगी। कोशिश यही है कि आप सभी नौकरी प्राप्त करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ध्यान से दीजिएगा। और कोई एक बच्चा वहां से निकलने के तुरंत बाद 2 मिनट का टाइम निकालना, जैसे ही आप गेट से छूटना मुझे आप पेपर जरूर भेज देना स्कैन करके। जी सर। और एक चीज और आपसे बोलना चाह रहा था, जितने बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं हो सके तो जो मेरी बुक है उसको साथ लेकर जरूर जाइएगा, ताकि आपके हाथ में अदर और भी कई जगह के लोग देखेंगे। ठीक है, इसमें मैक्सिमम सबका लखनऊ होगा। जी सर। यस सर। सर मेरा वहां पे था मुजफ्फरपुर सेंटर, आपकी बुक बाहर बिहार के लोग पढ़ रहे थे ले लेके। चलो अच्छा है। पटना में कोई है इसमें से? पटना वाला तो नहीं है सर। हाँ पटना में है सर, बट मेरा नहीं है, मेरे फ्रेंड का है। सर मेरा देहरादून है।
कहाँ है? दूर है। सर देहरादून। अच्छा देहरादून, आप भरी होंगी ना तब तो। जी सर। ठंडी ये में तो घूम घूम लो लेंगे। ठंडी में देहरादून में, उसमें 1 तारीख तक मना कर आइए पूरा न्यू ईयर सर वहीं। लखनऊ दूर पड़ता है ना। अच्छा तो आप कहाँ से हैं? सर बिजनौर। बिजनौर से। हाँ तो आपको जो आसान पड़े। चलिए, तो बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, देखिए इतना मेहनत करने का, बस मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगूंगा, एक छोटा सा चीज मांगूंगा, अगर आपको अच्छा लगे और आप एज अ गुरु दक्षिणा या गुरु का जो भी है, जो भी समझिए आप बुक एक बार जरूर अपने सेंटर पर लेके जाइए, ताकि आपके जो भी सेंटर वाले हैं वो देखें और बुक का एडवर्टीजमेंट हो जाए। बस मैं यही चाहता हूँ, बाकी और कुछ नहीं चाहता आपसे। ठीक है, सभी से ठीक है रिक्वेस्ट सर। है। ओके सर। थोड़ा सा आपको लगेगा कि आपका बैग हैवी हो जाएगा, थोड़ा सा वेट हो जाएगा, बट इतना आप मेरे लिए कर सकते हैं, मुझे ऐसा बिलीव है। ठीक यस है, सर। सर जी, यूपी टीजीटी का एग्जाम कब तक हो सकता है? देखिए अभी तो शिक्षा आयोग का गठन हो रहा है, मे भी बोला गया है दिसंबर तक वो हो जाएगा। अब जैसे ही उसके अगला दिसंबर। नहीं भाई यही दिसंबर में 10 दिन और बचा है। ठीक है, अच्छा। तो मे बी देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जनवरी या फरवरी तक या जनवरी में डिसाइड हो जाएगा। कोशिश करेंगे लोग जल्दी कराने का, मुझे भी लग रहा है एग्जाम आपके अप्रैल चुनाव तक से सर, पहले हो जाएगा। इंफॉर्मेशन अप्रैल तक सर शायद होने वाला है। DSSB। DSSB का भी चल ही रहा है, देखिए चुनाव आने वाले हैं, तो ये सब अब आप जल्दी करेंगे, दिखेंगे सबको। आप तैयारी करते सर रहिए, जी, तैयारी को रोकना नहीं है। नहीं सर, ये जो एग्जाम होने वाला है ERMS का, उसके बाद तो ये यूपी टीजीटी वाले ही आएंगे ना सर? जरूरी नहीं है, वो तो EMRS तो करा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट, और जी। UPTGT कराता है आपका यूपी गवर्नमेंट। यूपी गवर्नमेंट इसलिए नहीं करा पा रहा है क्योंकि शिक्षा आयोग नया बन रहा है। पहले जो उसको कराने वाला था माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग, वो आयोग को हटा दिया गया है, वो आयोग बंद कर दिया, मतलब उसको ब्लॉक करके सारे शिक्षा जो उत्तर प्रदेश में जितना भी शिक्षा मतलब एजुकेशन पर जितना भी वैकेंसी होगी, अब वो सब देखेगा, हायर भी देखेगा और आपका मिडिल स्कूल वाला भी देखेगा। ठीक है, मतलब सब देखेगा वही। तो जितना भी एजुकेशन रिलेटेड जितने भी वैकेंसीज होंगी, उनके एग्जाम्स होंगे, वो कराएगा। समझ गई बात? जी सर, जी सर। तो इसीलिए पैटर्न भी आयोग सर चेंज बनाया होना जा चाहिए, रहा वैसे तो चेंज हो जाएगा है। वैसे। आयोग बन के रेडी भी हो चुका है, ठीक है, वही बिल्डिंग मिलेगा, उसका नाम बस चेंज हो जाएगा। नहीं सर, पैटर्न तो चेंज होगा ना सर, अगर ये लोग नहीं करा रहे तो। नहीं कुछ नहीं चल रहा। अब देखिए ये तो उनके हाथ में, लेकिन नहीं, सरकार पूरे तरीके से पेपर में निकल भी रहा है कि हर तरीके से सब हो चुका है। ठीक है, उसमें सदस्य होते हैं, कमेटी बनती है आयोग की, बस अब उनकी कमेटी में सदस्य का जो चुनाव है वो, मतलब कि उनका जो वैकेंसी है उन्होंने निकाल दिया है। ठीक है, तो वो आपका होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, जल्दी आपको खुशखबरी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, थैंक यू वेरी मच। जी, धन्यवाद। थैंक यू।